हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे खेतों के अंदर में कोई भी फसल उगती है, फसल उगने के बाद में पीछे जो पैडी बच जाती है, जो घास फूस बच जाता है, उस घास फूस को सुखा करके और बाद में अच्छे से मशीन से दबा करके, टाइटली दबा करके, उससे एक लकड़ी टाइप स्ट्रक्चर बना करके बायोमास, जो इसको बोलते हैं बायोमास फ्यूल की तरह, फिर दूसरी कंपनियां होती हैं, जैसे पावर कंपनियां हो गई, या फिर भट्टी का काम देने वाली कंपनियां हो गई, या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, इसी टाइप की कंपनियों को सप्लाई करती है। सो इसी टाइप का एक काम करने वाली जिस कंपनी का नाम है शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जीज। सो आई होप अपने जो समझ पा रहे हैं, जैसे कि ये अपने सामने सेगमेंट लिखा हुआ है, घास फूस है। इस घास फूस को बाद में कंपनी जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, राइट, मशीन से दबा दबा करके। तो इस टाइप से जो पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो अलग अलग टाइप का जो घास फूस होता है, जैसे मस्टर्ड का हो गया, जो सरसों है, सरसों का घास हो गया, ये मूंगफली का हो गया, ये सोडस्ट हो गया, सोडस्ट जो कि हम लोग लकड़ी को काटते वक्त एक डस्ट क्रिएट होता है वो, और जो छिलकों, मूंगफली के जो छिलकों से, सो इस टाइप से जो लकड़ी जो तैयार होती है, जो गट्ठा तैयार होता है, ये फिर अलग अलग तरीके से जहाँ से भी हीट का यूज़ होता है, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे पावर एनर्जी, पावर फ्यूल वाली हो गई, या फिर भट्टियों वाली हो गई, या फिर घरों में भी यूज़ होता है। सो ये कंपनी आई होप ऐसा काम करती है। सो अपने को समझने में आसानी था कि कंपनी फ्यूचर में अब क्या कर सकती है। तो अब कंपनी से हम लोग कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखते हुए फ्यूचर के अंदर में कैसे कर सकती है परफॉर्म, उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का बेसिक आईपीओ से रिलेटेड पहले बात कर ली जाते हैं। 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। 119 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1200 का कंपनी का लॉट साइज है, और यहाँ पर कंपनी 1,42,800 रुपये का लॉट साइज, एक एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली एटलीस्ट वन लॉट के साथ में। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 16,56,00,000 रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें कंपनी अपनी पूरी जो वैल्यू लगा रही है वो 62 करोड़ रुपए ये लगा रही है, 62 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन जैसे देखा जाए तो बहुत अलग अलग जो स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, एनसीआर हो गया, तो वहाँ तक अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फैला पा रही है। और आज के दिन कंपनी अब तक तो जो भी ये जो प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट पर दिखाए हुए हैं, तो इनको डायरेक्टली दूसरी कंपनियों से खरीद खरीद के बेच रही थी। अब रिसेंटली कंपनी ने खुद भी मैन्युफैक्चरिंग इनको करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पैडी वगैरह जो घास फूस है उसको किसी और से खरीद लिया, बाद में मशीनरी कंपनी ने खुद ही सेटअप कर ली, उसमें घास फूस डालती है और ये बन बन के सामने आ जाते हैं। तो अभी का खुद ने भी स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। तो अब अगर कंपनी की थोड़ी सी हम आरएचपी से रिलेटेड अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना कि आरएचपी में जो रिलेटेड डाटा उससे बात करेंगे, साथ में इस टाइप की ऑलरेडी लिस्टेड कोई कंपनी मार्केट में भी नहीं है। सो कंपेयर तो हम कर नहीं पाएंगे, सो हमें रिलाई करना पड़ेगा ऑन द बेस्ड ऑन दिस डेटा, और उसके हिसाब से फिर हमें प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी 2 करोड़ रुपए तो जो पैसे जो उठा रही है उनका क्या काम में लेने वाली है, तो उसमें से 2 करोड़ रुपए तो कंपनी बोल रही है कि हमें और प्लांट और मशीनरी खरीदनी है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन खुद कर पाएँ, और हमें माल किसी और से ना खरीदना पड़े। हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल खरीदें किसानों से वगैरह, सप्लायर्स वगैरह से, और फिर उसको हम खुद ही कन्वर्ट करें। और बाकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी पे, जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इस आईपीओ वाले पैसों को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे 95% के आसपास में जो कंपनी के पास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में, और आईपीओ के बाद में लगभग 70% के आसपास में रह जाने वाली, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में, ओके, तो कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, तो जब उससे पहले उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है या फिर शेयर्स होते हैं, वो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए यूजुअली कंपनियां बोनस जारी करती हैं आईपीओ लेके आने से पहले। तो कब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको यही रूटीन देखने को मिलेगा कि वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं पहले। तो उसको बढ़ाने के लिए तरीका क्या है, बोनस इश्यू करो। तो यहाँ पे कंपनी ने 12 जनवरी 2024 को बोनस इश्यू जारी किया था, जिसमें हर शेयर, एक शेयर के ऊपर में 34 शेयर्स जारी करती है। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हो, ये इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टू ज्वाइन दी यूट्यूब प्रीमियम, उसके थ्रू आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस है उसकी। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के, ओके,
सो नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के यहाँ पे जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनके ऊपर में जो कंपनी की डिपेंडेंसी है ओवर द टाइम घटती जा रही है। नाउ दैट्स वेरी गुड। और जो टॉप 1 कस्टमर है उसके ऊपर में डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो ये दैट्स वेरी बैड। कंपनी का जो 42% जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ एक कस्टमर से आ रहा है, जबकि टॉप 5 कस्टमर से कंपनी का 57% रेवेन्यू आ रहा है। तो काइंड ऑफ ये टर्म नंबर 1 जो कस्टमर है इससे मेनली कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी के पास में आज के दिन क्लाइंट्स अच्छे अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम कंपनी ने दिए हुए हैं, सन फार्मा, पतंजलि, लुपिन, ओरिएंट, बेल, डेकोर, बिकानो, एमआरएल, हिंदुस्तान जिंक, अच्छे अच्छे कंपनी के नाम यहाँ पे क्लाइंट्स के लिखे हुए हैं। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है शुभाश्री, ये वाला जो फूल वाला लोगो, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है बट एक्सेप्ट हो चुका है। सो रजिस्टर्ड होने में ज़्यादा टाइम अभी लगने वाला नहीं दिख रहा है। कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है, फैक्ट्री के लिए यूज़ करे या फिर कोवर्किंग स्पेस के लिए यूज़ करे, गेस्ट हाउस के लिए यूज़ करे, वॉट वो सारे के सारे ये भी रेंटेड है। कंपनी डज नॉट ओन एनीथिंग अभी एज ऑफ नाउ, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, जो डायरेक्टर और प्रमोटर लोग हैं, उनके पास में ये एक अकेली कंपनी नहीं है जो कि इसी टाइप का काम करती है। इसी के अलावा दूसरी कंपनी में जैसे सालासर पैलेट एनर्जी, सालासर इंडस्ट्रीज़ एंड राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये कंपनियों के अंदर में भी ये प्रमोटर लोग अपना मालिकाना हक रखते हैं। तो ये भी सिमिलर सा ही काम करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। यूजुअली जो छोटी कंपनियाँ होती हैं इनमें ये रहता ही है कि वो बहुत सारी कंपनियाँ खोल के रखते हैं और यूजुअली सेल्स जो है एक दूसरे से दिखाते रहते हैं। बट इस कंपनी में ऐसा इश्यू दिख नहीं रहा है क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट कुछ कुछ तो हैं बट कुछ खास ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल फ्यूचर के अंदर में जो कंपनी बिजनेस जो जनरेट करना चाह सकती है वो दूसरी कंपनियों के थ्रू कर सकती है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट यहाँ पर इस कंपनी में बनता है। साथ में अब कंपनी के अगर हम लोग, ये कंपनी की फैक्ट्री की थोड़ी सी एक फ़ोटो है जिसमें नॉर्मल मशीन्स हैं जैसे गांव के अंदर में होता है, जिसके थ्रू कंपनी ये प्रोडक्ट जनरेट कर रही है। नेक्स्ट अगर देख लें कि कंपनी का जो प्रोसीजर किस तरीके से चलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मटेरियल होता है उसको प्रोक्योर किया जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है अच्छे से, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर पैलेटिंग एंड कूलिंग, फिर उसको उस गट्टे के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन के द्वारा और फिर उसको पैकेज करके डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है जो कि मशीन से ही मैक्सिमम काम हो जाता है। आज के दिन कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 70% कैपेसिटी के ऊपर में ऑलरेडी कंपनी की जो काम कर रही है, इसीलिए कंपनी ने बोला है कि हमें और अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेक्स के ऊपर में ध्यान देना है। नाउ दैट्स अगेन वेरी गुड। अब तक तो इसी के साथ में हम कंपनी की थोड़ी सी हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर में नज़र डालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं। 1 सेकेंड। सो पूरी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी साइज़ आज के दिन 14 करोड़ के आसपास में है और जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 7 करोड़ रुपए के आसपास में है, जो कि फ़िलहाल के तौर के अंदर में ही कंपनी के अंदर में डाला गया है। और ये जो इन्वेस्टर्स का पैसा मेनली लगा हुआ कहाँ पे है, 14 करोड़ के आसपास में, जिसमें से 8 करोड़ रुपए तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हैं, माल बिक गया है बट पैसा अभी नहीं आया है। तो ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यूजुअली एक साइकिल बंधी हुई है। तो यहाँ पे लेस देन 6 मंथ्स के अंदर में ही पैसा जो उधारी है वो रह रही है बट उससे ज़्यादा नहीं बढ़ जा रही है। तो यूजुअली 6 मंथ्स के अंदर अंदर में ही रिकवर हो जा रहा है। नाउ दैट्स अगेन नॉर्मल थिंग। इसी के साथ में दूसरा जो पैसे लगे हुए हैं नॉर्मली वो अदर करंट एसेट्स में पड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसे लगे हुए हैं 1 करोड़ 22 लाख के आसपास में। तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। इसी के साथ में कंपनी का अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो पिछले साल 58 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बार 94 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट्स वेरी गुड इंक्रीज। और जबकि 2022 के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट्स में भी ये इंक्रीज की वजह से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 31 लाख 2022 में था, फिर 3.5 करोड़, और सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 27 करोड़, 27 करोड़ से 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से भी 3.5 करोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कंपनी पहुंच चुकी है। नाउ दैट्स ग्रेट।
सो अब हम एक बार थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। सो बैलेंस शीट में तो कुछ खास गड़बड़ियाँ नज़र आ नहीं रही हैं। अब यहाँ पे कंपनी अगर हम लोग वैल्यू जो लगाई जा रही है यहाँ पे वो 62 करोड़ के आसपास में लगाई जा रही है और 3.29 के आसपास में ये निकल के आ रहा है। तो इससे हम लोग एक पी रेशियो निकाल लेंगे, राइट। पी रेशियो इज हाउ मच, 62 डिवाइडेड बाय 3.2। यहाँ पे 18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। और इसी के साथ में अगर हम लोग पी बी रेशियो की भी अगर बात करते हैं तो कि नेटवर्थ वाइज कितना चल रहा है, तो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ नज़र आ रही है 7 करोड़ रुपए, जिसके हिसाब से और कंपनी जो पैसा उठा रही है मार्केट से वो कितने उठा रही है, लगभग 16-17 करोड़ के आसपास में। सो 7 और 17 27 करोड़ 23 करोड़ के आसपास में। तो हम लोग खर्चे को भी बाहर निकाल देते हैं तो 22 करोड़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, जिसको अगर हम लोग करते हैं तो 2.81 का पीबी रेशियो निकल के आता है। सो कमाई वाइज तो ठीक लग रही है, बट यहाँ पर जो नेटवर्थ वाइज अगर वैल्यू देखने को मिलती है तो वो कुछ खास नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के पास में खुद के एसेट्स के नाम पे क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर में जो वो मशीनरी है, मशीनरी और मशीनरी की क्या वैल्यू है, ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। और ये नॉर्मली यूजुअली कंपनी घास इकट्ठा करती है और घास इकट्ठा करके पैडी उसको बस मशीन से अंदर से निकालती है और बेच देती है। तो बिजनेस की वैल्यू है, तो बिजनेस का जो एक स्ट्रक्चर बन गया उसके 62 करोड़ रुपए तो थोड़े से ज़्यादा ही हैं, वो भी इस पर्टिकुलर रेवेन्यू के अंदर में जितने रेवेन्यू पे कंपनी काम कर रही है। तो फिलहाल के अंदर में ये इसमें मेरे को काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स अभी तक नज़र आते हैं इस बिज़नेस में, बिकॉज इस बिज़नेस के अंदर में कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि आप नॉर्मली कोई भी गांव का इंसान या फिर कोई भी गांव में जो भी काम करते हैं थोड़े बहुत पैसे हों, वो ये फैक्ट्स मशीनरी उठा के लगा सकता है और गांव के अंदर में से सामान इकट्ठा करके काम प्रोडक्शन चालू कर सकता है। तो एंट्री बैरियर यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो कोई भी इसको एंटर कर सकता है। फ्यूचर के अंदर इसको मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा पैदा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी के आज के दिन रेंटेड पे ही है सारा का सारा सामान, तो यहाँ पर कुछ एसेट भी आज के दिन क्रिएट नहीं हो रखा है। बट कंपनी के पास में ये है कि ये कंपनी पहले काम करना चालू कर चुकी है, तो लोगों के मुंह के ऊपर में, ज़बान के ऊपर में एक जो बिजनेस सप्लायर्स का वो जो एक साइकिल बन जाती है, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बन जाता है, वो बन गया है। ये कंपनी के पास में एक एडवांटेज है, बट उसका 62 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाना थोड़ा सा हायर साइड में लग रहा है। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से मैं इसको ज़्यादातर अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट फ्यूचर में इसकी डिमांड जो है बने रहने की उम्मीदें, बिकॉज एग्रीकल्चर होता रहेगा और इस चीज़ की जनरेशन होती रहेगी और इसी से एथेनॉल की भी प्रोडक्शन होती है। तो एथेनॉल वाली जो कंपनियां हैं वो भी इसको मांग सकते हैं, फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ सकती है, राइट। और एथेनॉल के अंदर में अच्छा खासा प्रोडक्शन, वो जो प्रॉफिट है वो बना हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंट डेटा लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ठीक लग रही है कंपनी, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी थोड़ा सा अनक्लियर है कि किस तरफ से रुक लेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है नहीं और इसको कैसे मार्केट वैल्यू करेगा वो अभी देखना पड़ेगा। जीएमपी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बार जीएमपी देख लेते हैं कि मार्केट में इस आईपीओ की हवा किस तरीके से बन रही है। तो फिलहाल के ऊपर यहाँ पर कोई हवा नहीं बन रही है, बट लास्ट डे जो कंपनी का होगा 11 सितंबर तक, तो एक बार जीएमपी चेक कर लें। वहाँ पर अगर मोर देन 50% का जीएमपी मिलता है तो लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है और वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड किया जा सकता है, लुकिंग एट दिस बिजनेस मॉडल। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, और जो भी आप डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव बाइंग और सेलिंग का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर और रिसर्च करके लें। दिस वाज जस्ट एन लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।